हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस की। जी हाँ, जीएसटी के अंदर टीडीएस कब और किसे काटना होता है, किस रेट पर काटना होता है, साथ ही साथ जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जो हमारा डिडक्टर है, उसे कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है और कब उसे ये रिटर्न फाइल करनी होती है, ड्यू डेट क्या रहती है उस रिटर्न की। साथ ही साथ फाइनेंस एक्ट 2020 में टीडीएस सेक्शन 51 को लेकर, सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो बात करता है टीडीएस की, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई थी। उस अमेंडमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो जुड़े रहना है आपको वीडियो की एंड तक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए पहले जानते हैं सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है। तो ये मैंने आपके सामने ओपन किया है सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो बात करता है टीडीएस की। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में मैंडेट। तो मे वर्ड को आपने हाईलाइट करना है कि गवर्नमेंट चाहे तो इन टीडीएस प्रोविजंस को मैंडेट कर सकती है। किन के लिए, किन पर ये टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, पहले तो हम वो जानेंगे। तो टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं डिपार्टमेंट पर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि इस्टेब्लिशमेंट है सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटी जैसे कि हमारी एमसीडी है, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि हमारी सीबीआई है, और एनी सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन जो नोटिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन चारों पर ही हमारे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इन चारों को टीडीएस काटना होता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था, किसे काटना होता है, इन चारों को काटना होता है। Hereafter in this section referred to as deductor. To deduct tax at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier. किस रेट से काटना होता है, 1% के रेट से। तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और कौन डिडक्ट करेगा, ये चारों व्यक्ति जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आप इन चारों को या इन चारों में से किसी को कोई भी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये चारों जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। credited to the supplier of taxable goods or services where the total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000 rupees। और कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जब आपके जो गुड्स या सप्लाई की जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा होगी। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, ये चारों टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 1% के रेट से करेंगे। और कब करेंगे, जब वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, इन्होंने अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख अगर उसकी वैल्यू है, तो जब आप इनको 3 लाख का बिल बनाकर भेजेंगे, ये आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करें। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अबव, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। अब आपने इनको 3 लाख का इनवॉइस बनाकर भेजा, उस पर सीजीएसटी लगाया 9%, एसजीएसटी लगाया 9%। तो जब ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो ये उस टैक्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि वो टैक्स की वैल्यू एक्सक्लूड की जाएगी। जो ऊपर 3 लाख की वैल्यू है, सिर्फ उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। इस एक्सप्लेनेशन से ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार उसको देख लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और एज द केस मे बी यूनियन टेरिटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो कहने का मतलब ये है, अगर रिसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन ए स्टेट के अंदर लिया हुआ है, रिसिपिएंट जो है हमारा, रिसिपिएंट कौन होगा, ये चारों व्यक्ति जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टेट ए के अंदर लिया हुआ है। और मेरा जो सप्लायर है, मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेट बी के अंदर है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी स्टेट बी के अंदर है, यानी कि मेरी ही स्टेट में है।
और जो मेरा रिसिपिएंट है ये चारों व्यक्ति है वो स्टेट ए के अंदर है, तो ऐसे केस में TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ़ द लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि मेरी लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हमारी जो है बी स्टेट में है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट की जो स्टेट है वो अलग है। नेक्स्ट अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें, द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ इन विच सच डिडक्शन इज मेड। तो जिस मंथ में डिडक्शन की गई है, मान लीजिए मार्च के अंदर डिडक्शन की गई है, तो उसे जमा कब तक कराना है, विद इन 10 days फॉलोइंग द एंड ऑफ मंथ, यानी कि 10 अप्रैल तक उसे TDS डिपॉजिट करा देना है। shall be paid to the government within 10 days after the end of the month in which deduction is made। तो जिस महीने में डिडक्शन की गई है उसके 10 दिन के अंदर अंदर, एंड ऑफ द मंथ के 10 दिन के अंदर अंदर जमा कराना है। अब जो एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की बात आती है वो आती है सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के अंदर। सबसेक्शन 3 जो अमेंडमेंट से पहले था, पहले उसे देखते हैं। द डिडक्टर शैल फर्निश टू द डिडक्टर, डिडक्टी जो डिडक्टर होगा यानी कि ये चारों व्यक्ति फर्निश करेंगे डिडक्टी को अ सर्टिफिकेट जिसमें मेंशन किया जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स जो है उन्हें देनी होंगी, जो वो सर्टिफिकेट देंगे TDS सर्टिफिकेट, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स जो है उन्हें देनी है। ये हमारा कहता था सबसेक्शन 3, जिसको कर दिया गया है अमेंड। तो क्या अमेंड किया गया है एक बार वो देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने फाइनेंस एक्ट 2020 ओपन कर लिया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 51, इन सेक्शन 51 फॉर द सबसेक्शन 3, जो मैंने अभी आपको बताया है कि TDS सर्टिफिकेट इशू करना है और जिसमें कौन सी डिटेल्स जो है देनी है। द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड, नेमली a certificate of tax deduction at source shall be issued in such form in such manner as may be prescribed। तो ये सभी डिटेल्स की जगह लिख दिया गया है in such form and in such manner as may be prescribed। तो ये जो है एक सिंपल सी अमेंडमेंट की गई है। मेन अमेंडमेंट की गई है सबसेक्शन 4 में, जो कहता है इफ़ एनी डिडक्टर फेल टू फर्निश टू द डिडक्टी द सर्टिफिकेट आफ्टर डिडक्टिंग द TDS, अगर कोई डिडक्टर ये TDS सर्टिफिकेट नहीं देता है डिडक्टी को विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द सम, क्रेडिटिंग द अमाउंट सो डिडक्टेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि जिस दिन उसने गवर्नमेंट को जमा कराया है TDS, उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप TDS सर्टिफिकेट नहीं देते हो डिडक्टी को, तो वहाँ पे एक लेट फ़ी बनाई गई थी कि 100 रुपये पर डे की लेट फ़ी लगेगी, जो मैक्सिमम हो सकती है 5000 तक। ये सबसेक्शन 4 इसे कर दिया गया है ओमिट। सबसेक्शन 4 शैल बी ओमिटेड। तो ये जो सबसेक्शन 4 था जो लेट फ़ी की बात करता था कि TDS जमा कराने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको TDS सर्टिफिकेट देना है डिडक्टी को, अदरवाइज़ लेट फ़ी लगेगी 100 पर डे की, उस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन बात करता है द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द tax deducted and reflected in the return of deductor furnished under subsection 3 of section 39 in such manner as may be prescribed। तो जो हमारा डिडक्टी है वो क्लेम कर सकता है इस क्रेडिट को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जैसे ही आपकी व्यू करेगा ये TDS, आप उसे क्लेम कर लीजिए और वो आपकी कैश लेजर में आ जाएगा। अगर आप डिडक्टी हैं, आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो कब कर सकेगा, जब डिडक्टर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 के अंदर जो बात करता है कौन सी रिटर्न की, GSTR 7। जो डिडक्टर है जो TDS डिडक्ट करता है उसे फाइल करनी होती है GSTR 7, और ये GSTR 7 फाइल की जाती है, कब फाइल की जाती है, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक। यानी कि अगर हम मार्च की बात करें तो अप्रैल 10 तक उसे अपनी GSTR 7 फाइल करनी होती है। If any deductor fail to pay to the government the amount deducted at tax under subsection 1, he shall pay interest in accordance with the provision of subsection 1 of section 50। अगर TDS तो डिडक्ट कर लिया लेकिन उसे जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंडर जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। The determination of amount in default under this section shall be made as per the manner section 73 and subsection 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे।
The refund to the deductor or deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with accordance with the provision of section 54. No refund to the deductor shall be granted if the amount deductee has been credited to the electronic cash ledger of deductee. अगर ज़्यादा TDS काट लिया है या ज़्यादा रिफंड कोई बनता है तो वो डिडक्टर को नहीं मिलेगा अगर वो डिडक्टी के कैश लेजर में जा चुका है तो ये थे सिंपल से TDS प्रोविजंस जो GST के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। आई होप ये वीडियो हो आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।